नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ई पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। ये कोर्स एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया है। आज का जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। आज का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, बोहर्स थ्योरी के बारे में, प्लैंक्स लॉ के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। After completing this course, students will be able to answer what are acceptable wave functions, what is Born statistical interpretation, and what is the energy of a particle in one-dimensional box, what is the wave function of a particle in one-dimensional box, and certain numerical problems associated with the particle in 1D box. मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमवीएम कॉलेज भोपाल से। इस लेक्चर से पहले भी मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में था, जिसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। देखिए ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाय dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाय dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं और सभी सॉल्यूशंस साई की वैल्यू देते हैं, बट these all solutions are not acceptable। तो acceptable कौन से होंगे? Only those wave functions are acceptable which follow the following three conditions। जो साई की वैल्यू निकल के आती है, it must be single valued, it must have a finite value, then it must be continuous at all points in space। अगर कोई भी वेव फंक्शन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल कहलाता है और हम कह सकते हैं वेल बिहेव्ड कहते हैं हम उस वेव फंक्शन को। साई की वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं इसे देखने के लिए हम ये चार ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। पहला ग्राफ देखिए, ये ग्राफ्स हमने बनाए हैं साई वर्सेस एक्स, साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहला ग्राफ देखते हैं। देखिए इसमें हर एक एक्स की वैल्यू के लिए साई की वैल्यू डिफरेंट है, मींस एक एक्स की वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही साई की वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साई की वैल्यू है दैट इज सिंगल वैल्यूड। क्योंकि हम इसे ग्राफ से निकाल सकते हैं तो इट इज फाइनाइट ऑल्सो। बट ये देखिए जब आप ये ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ x इज इक्वल टू 5 पे आके खत्म हो गया है, मींस ये कंटिन्यूअस नहीं है, खत्म हो गया है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड ग्राफ को देखते हैं। देखिए जब हम सेकेंड ग्राफ को देखते हैं तो ये देखिए जब ये हमारे x की वैल्यू 3 के पास है, देखिए मैंने ये दो रेड लाइन से दो लाइंस बनाई हुई हैं, तो साई इज इक्वल टू मान लीजिए अगर ये 2.8 है तो 2.8 पे देखिए साई की दो वैल्यूज हैं, साई 1 एंड साई 2। तो एक ही x पे साई की दो वैल्यूज है, मींस साई इज नॉट सिंगल वैल्यूड। फाइनाइट तो है क्योंकि हम इसे ग्राफ से निकाल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी है क्योंकि देखिए ये ग्राफ चलता जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, कहां तक जाएगा हमें पता नहीं। सो दिस इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। लेकिन क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ में अगर कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो आप यही देखेंगे कि फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ साई, तो साई इज सिंगल वैल्यूड। कंटिन्यूअस तो है, देखिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं कहां जाएगा हमें पता नहीं है, बट ये फाइनाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि साई की वैल्यू देखिए इसमें बढ़ती चली जा रही है, कहां तक जाएगी हमें नहीं पता। सो साई इज नॉट फाइनाइट हियर, तीनों वैल्यूज इसमें भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। सो नाउ कम टू दिस फोर्थ ग्राफ। देखिए
हर एक x की वैल्यू के लिए साई की वैल्यू अलग है। एक x के लिए साई की सिर्फ एक ही वैल्यू है, सो साई इज सिंगल वैल्यूड। कंटिन्यूअस तो है ये, ग्राफ चलता चला जाएगा ऐसे, दिस इज लाइक अ साइन वेव, तो ये ग्राफ चलता चला जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस भी हो गया, सिंगल वैल्यूड भी हो गया, क्योंकि हम ग्राफ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये फाइनाइट भी है। सो इस तरह से ये जो फोर्थ ग्राफ है ये एक्सेप्टेबल है, इससे जो भी साई की वैल्यू आएगी वो एक्सेप्टेबल वैल्यू कहलाएगी। इन सभी कंडीशंस के अलावा कभी कभी हम कहते हैं दैट द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन? Normalization means that the probability of finding the particle taken over all the space must be 1. So it should satisfy the following condition. In one dimension, integral over minus infinity to plus infinity, psi star psi dx should be equal to 1, or minus psi star to psi star integral psi square dx should be equal to 1. This psi star is the imaginary value of psi. Basically, psi and psi star are same. In 3 dimension, it should satisfy this equation where d tau is equal to dx dy dz. Every wave function must fulfill this condition. If the wave function obtained from Schrodinger equation does not satisfy this condition, then it has to be multiplied by a factor called as normalization factor, so that the wave function becomes normalized. Sometimes we say that the wave function is orthogonal. What does orthogonal means? Mathematically, orthogonality means that the product of two wave functions integrated over the whole space must be 0. So, minus psi to plus psi integral of psi I star psi j d tau is equal to 0, or integral over minus psi to plus psi d psi I psi j star d tau should be equal to 0. Here, psi I is not equal to psi j. This is the first condition for orthogonality. If psi I becomes equal to psi j, then these wave functions becomes normalized. So, this is the meaning of orthogonal wave function. Now, there is one important law of quantum mechanics, that is Born statistical interpretation. What is this Born statistical interpretation? ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है. Other than orthogonality and normalization, the wave function must satisfy one more condition, that is Born statistical interpretation. According to Born statistical interpretation, if psi x is the wave function of a particle, then the probability of finding the particle within the range from x is equal to x to x plus dx is given by the following relation. This px is the probability density and px dx is the probability of finding the particle. So this probability is given by psi square dx. So the total probability of the finding of the particle must be unity. Therefore, we have this integral of minus psi to plus psi px dx should be equal to 1. Now we have to apply these laws of quantum mechanics to some problems. The first problem is particle in one-dimensional box. Today we will consider the particle in one-dimensional box. In next lecture we will cover the particle in three-dimensional box. Particle in one-dimensional box. As the name indicates, एक particle है which is confined to move only in one direction. Suppose in present case हमने माना है कि हमारा particle सिर्फ x direction में move कर रहा है and this box is of the length a. क्योंकि particle सिर्फ एक ही direction में move कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी potential energy constant है. And for the sake of simplicity in the calculations, हम पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर 0 एज्यूम करके चलते हैं. इसमें हमारी एक और assumption है कि at the walls of this
box and outside this box potential energy is infinite. So दो बेसिक कंडीशंस इसको सॉल्व करने के लिए है. Inside the box potential energy is zero and at the walls of the box and outside the box potential energy is infinite. So Schrodinger wave equation for 3 dimension is 3-dimensional motion के लिए हमारे पास equation 1 है, but when we are considering motion in 1-dimensional, we will drop the terms which contains y and z coordinates, and also putting the value of v equal to 0, we get equation 2. d square psi by dx square plus 8 pi square m upon h square e minus 0 psi is equal to 0. Now on rearranging equation 3, we get d square psi by dx square. This is equal to minus 8 pi square m upon h square e psi. This is equation 4. अगर हम इक्वेशन 4 को देखते हैं तो हमें पता चलता है, देखिए जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है 8 पाई m h and e, these all are constants. देखिए ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है, तो क्या इन सभी कांस्टेंट टर्म्स की जगह हम एक सिंगल टर्म रख सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट एंड देयर इज अ सिंगल टर्म k square for this 8 pi square m upon h square e. This is equation 6a. अब हम 8 pi square m upon h square e को k square से रिप्लेस कर देंगे, we will get equation 6. The general solution of this equation 6 is psi is equal to a sin kx plus b cos kx. This solution of psi is applicable for all equations of this type. d square psi upon dx square is equal to minus k square psi. पर ये solutions तभी applicable हैं जब ये boundary conditions को satisfy करते हैं जो हमने 1-dimensional motion को consider करते हुए ली थी. हमारे केस में boundary conditions क्या है? That psi is equal to 0 at x is equal to 0 and psi is equal to 0 at x is equal to a. तो हम हमारी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं इक्वेशन 7 पे और देखते हैं हमें psi का क्या सोल्यूशन मिलता है. तो हमने पहले पुट किया psi is equal to 0 at x is equal to 0. जब हम psi को 0 पुट करते हैं और x को भी 0 पुट करते हैं तो देखिए ये आता है sin 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 होती है एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो हमें फाइनली b is equal to 0 मिलता है. सो b is equal to 0 हम इक्वेशन 7 में पुट करते हैं तो हमें मिला psi is equal to a sin kx. अब हमें दूसरी कंडीशन को यहाँ पे रखना है, दैट इज psi is equal to 0 at x is equal to a. तो हमारी इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी? 0 is equal to a sin ka. अब a sin ka 0 कब होगा? दिस कंडीशन कैन ओनली बी फुलफिल्ड या तो आपका a 0 हो या फिर आपका साइन ka 0 हो. तो देखिए a 0 नहीं हो सकता. a 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a 0 हो गया तो psi की वैल्यू हर x की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी. लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी? psi सिर्फ वॉल्स पे 0 है. हमारे बॉक्स के अंदर psi की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. लेकिन अगर हम a को 0 रख देंगे तो psi x की हर वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा. सो a कैन नॉट बी 0. तो 0 क्या हो सकता है? साइन ka की वैल्यू 0 हो सकती है. कैसे? साइन ka की वैल्यू 0 कैसे होगी? व्हेन ka इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई. देखिए साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे 0 होती है या फिर पाई पे 0 होती है या 2 पाई पे 0 होती है. जब हम इसको आगे लेते जाएंगे तो आपको पता चलेगा 3 पाई पे 0 होती है, 4 पाई पे 0 होती है. देखिए ये साइन वेव है. द वैल्यू इज 0 एट पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई. जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे पाई की वैल्यू 0 होती चली जाएगी. सो फ्रॉम दिस टेबल वी कैन से दैट साइन ka विल बी 0 फॉर इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ pi. So ka is equal to n pi.
दिस इज 8a इक्वेशन. ka इज इक्वल टू n पाई से हमें क्या मिलता है, k की वैल्यू दैट इज n पाई बाय a. अब इससे हमें एक और चीज पता चलती है दैट n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो k विल बी 0 फॉर ऑल वैल्यूज एंड psi will be 0 everywhere inside the box, which cannot be there. So n can have values, n is equal to 1, 2, 3, 4. And further, जब हम k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 8 में, तो देखिए हमें क्या मिलता है, psi is equal to a sin n pi a by n pi by a into x. This is equation 9, where n is the principal quantum number, a is the length of the box. Psi obtained from above equation gives acceptable wave functions called as eigen functions. इसकी बात भी हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी, आइगन फंक्शंस की बात. अब psi की वैल्यू निकल आई है a sin n pi by a into x, पर अभी भी हमें a की वैल्यू नहीं पता, कैपिटल A की कि क्या होती है. So we need to normalize the wave function because the wave function should also satisfy Born statistical interpretation. और इससे हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमें Born statistical interpretation लगाना पड़ेगा. So according to Born interpretation, integral of x is equal to 0 to a psi square dx should be 1. इसका मतलब ये है कि 0 से लेके a के बीच में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल है. So psi square dx it should be equal to 1. So put the value of psi from equation 9. तो हमने 9 से psi की वैल्यू यहाँ पे रख दी है. a क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसे इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं. तो a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू a साइन स्क्वायर n pi x अपॉन a dx इट शुड बी इक्वल टू 1. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलती है 2 बाय a का स्क्वायर रूट. दिस इज इक्वल टू रूट 2 बाय a. एंड क्योंकि हमें पता है psi इज इक्वल टू a sin n pi बाय a into x होता है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिलता है psi इज इक्वल टू रूट 2 बाय a sin n pi बाय a into x. This is the wave function of a particle in one-dimensional box. What about the energy of a particle in one-dimensional box? Equation 6a थी हमारी, k square is equal to 8 pi square m upon h square into e. यहां से हमें e की वैल्यू निकल आएगी, e is equal to k square h square upon 8 pi square m. यहां पे हम k square की वैल्यू रख देंगे n pi by a. तो देखिए हमें for lowest value of energy n should be equal to 1. Therefore, E1 is equal to h square upon 8 ma square. This is called as 0 point energy. 0 point energy is the minimum energy that is possessed by any particle. And ये 0 point energy हो गई. और अब हमें देखना है कि दो consecutive energy levels के बीच में कितना energy separation है. डेल्टा E दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो देखिए En प्लस 1 माइनस En. डेल्टा E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. तो डेल्टा E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर 2n प्लस 1. ये हमारी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी सेपरेशन है. देखिए ये एनर्जी लेवल्स हैं पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए. n इज इक्वल टू 1 के लिए आपकी एनर्जी है, आप n की वैल्यू को 1 रख देंगे. देखिए ये अपना फॉर्मूला है En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. तो जब आप n की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको E1 मिल जाएगा. जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको E2 मिल जाएगा. n की वैल्यू 3 E3, n की वैल्यू 4 E4. तो इससे आप ये देखेंगे कि जो एनर्जी है उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n. ऐसा नहीं है
कि कोई भी वैल्यू एनर्जी की हो सकती है. एनर्जी कैन हैव ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन. इसलिए हम कहते हैं कि जो एनर्जी है पार्टिकल की वो क्वांटाइज्ड है, मतलब उसकी वैल्यूज क्वांटाइज्ड है. कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही हो सकती है एनर्जी की, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती. अब नेक्स्ट हमें देखना है कि जो वेव फंक्शन है 1D बॉक्स में जो पार्टिकल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. साई की वैल्यू तो हमें पता है दैट साई इज इक्वल टू √2/a sin n pi by into x. ये राइट हैंड साइड में हमने दिया है द प्लॉट ऑफ साई फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. तो अब ये देखते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. देखिए अब हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 तक प्लॉट बनाया हुआ है, तो इनको देख के पता चलता है कि साई की वैल्यू जो है वो 0 है एट दी वॉल्स. जो वॉल्स हैं उन पे साई की वैल्यू 0 है. पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं बॉक्स के अंदर जहां पे साई की वैल्यू 0 है. ऐसे पॉइंट्स बॉक्स के अंदर जहां पे साई की वैल्यू 0 है आर कॉल्ड एज नोड्स. हम उन्हें नोड्स कहते हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1, देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी नोड नहीं है, सिर्फ वॉल्स पे 0 होता है, बाकी कोई नोड नहीं है. n इज इक्वल टू 2 के लिए 1 नोड है, ये सेंटर में. n इज इक्वल टू 3 के लिए 2 नोड्स हैं, देखिए. सो इस तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स एक फॉर्मूले से दिया जाता है दैट इज इक्वल टू n-1. जो भी आपकी n की वैल्यू है उसमें से अगर एक माइनस कर देंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ नोड्स. ये है साई स्क्वायर का प्लॉट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. Psi square gives the probability of finding a particle at various points in the box, and psi square is given by the expression psi का स्क्वायर कर देंगे तो हमें psi स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी and it is equal to 2/a sin square n pi by a into x. तो देखिए ये ग्राफ देख के पता चलता है that the probability density of finding the particle is not uniform inside the box. देखिए कहीं तो ये बढ़ी हुई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कहीं कम है, कहीं 0 भी हो गई है. ये n की वैल्यू पे डिपेंड करती है. अगर n की वैल्यू 1 है तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पे है, जहां पे ये प्लॉट की मैक्सिमम हाइट है. तो एट x इज इक्वल टू a/2 पार्टिकल हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम साई स्क्वायर की वैल्यू है. एंड साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. For n is equal to 2, particle has maximum probability at two places. कहां पे? x is equal to 1/4 पे, a/4 पे and x is equal to 3a/4 पे. इसी तरह आप आगे निकालेंगे तो n is equal to 3 के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 3 जगह पे होती है and n is equal to 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 4 जगह मैक्सिमम होती है. And this is the plot of psi square versus distance. Now we have to consider certain problems related to particle in one dimensional box. ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नेट के एग्जाम में भी आती हैं, तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस इन सेकंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. देखिए अब इसमें सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए n इज इक्वल टू 1 तो ग्राउंड स्टेट होता है. ये कह रहा है क्वेश्चन में सेकंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस निकालना है. तो हमें देखना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, n इज इक्वल टू 2. सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल ऐसी होती है जिसमें n इज इक्वल टू 3 होता है. सो डिफरेंस हमें n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के बीच में निकालना है. तो अब तो इजी हो गया क्वेश्चन. E इज इक्वल टू इसके लिए हमारी E की वैल्यू क्या हो गई 4h² अपॉन 8m² एंड ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हो गई 9h² अपॉन 8m². डेल्टा E निकालना है, डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. हमेशा जब हम डेल्टा E का डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े में से छोटी माइनस करते हैं. दिस इज इक्वल टू 9h² अपॉन 8m² माइनस
4h square upon 8m square and it comes out to be h square upon 5h square upon 8m square. चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. The wave function of a quantum mechanical particle in 1D box of length a is given by psi is equal to a sin pi by a into x. Find the value of a for a box of length 200 nanometer. आपको a की वैल्यू निकालनी है पार्टिकल के लिए. तो हमें पता है कि फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स द वैल्यू ऑफ साई इज √2 by a sin pi by a into x. क्योंकि a की जो वैल्यू हमने निकाली थी, अगर आप ध्यान दें पीछे डेरिवेशंस में, तो इट कम्स आउट टू बी √2 by a, where a is the length of the box. So a is equal to √2 by a and this is equal to 2 by 200 and it comes out to be 0.1 nanometer minus half. एक और प्रॉब्लम है, देखिए, इन यूनिट्स ऑफ h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 and 2 node आइगन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ l. देखिए ये क्वेश्चन भी है तो बड़ा इजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है. देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ऐसे एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस निकालना है जिनमें 3 and 2 नोड्स प्रेजेंट है. हमने पीछे देखा था, देखिए स्लाइड नंबर 13 पे नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला था दैट इज n-1. तो n की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी. 3 नोड्स के लिए हमारी n की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड 2 नोड्स के लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब n इज इक्वल टू 3 के लिए हमें एनर्जी पता है. 3 के लिए एनर्जी क्या हो गई 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर और 4 के लिए क्या हो गई 16h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. हमें h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर की फॉर्म में ही आंसर देना था, तो आंसर इज इक्वल टू 7h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस कंसीडर कर सकते हैं. Then Introduction to Quantum Mechanics by A.K. Chandra and Principles of Physical Chemistry by B.R. Puri, L.R. Sharma and Madan S. Pathania. ये काफी अच्छी बुक्स हैं. मैं पठानिया बेसिकली सजेस्ट करूंगी लास्ट वाली बुक, क्योंकि ये आपके नेट एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बुक है. मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, 4 और 5 क्वेश्चंस. तो आप लोग प्लीज इन्हें कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के और करने की. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एक्सेप्टेबल एज वेव फंक्शंस. अब ये हमने डिस्कस किया है, देखिए हमने ग्राफ की फॉर्म में डिस्कस किया है, अब ये आपको इक्वेशन की फॉर्म में आया है. तो अब आपको ये आना चाहिए, आप करिए सॉल्व और मुझसे पूछिए. नहीं आएगा तो आप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी. The second question is calculate the ground state energy of an electron confined to move in a box of length 1 angstrom. आपको एनर्जी निकालनी है जिसमें आपको A की वैल्यू गिवन है that 1 angstrom. तो आप एनर्जी निकाल लीजिए. The third question is which of the following is an orthogonal set of wave functions. ये हमने डिस्कस किया था शुरू में जब हमने बताया था कि वेव फंक्शंस कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, वहां हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन को भी डिस्कस किया था. The next is the wave function for a particle in 1D box of length L is given by the expression. सिंपल है कि जिस बॉक्स की लेंथ L है उसके लिए वेव फंक्शन किस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, the value of third energy level of an electron in 1D box of length A is given by the expression. ये तो अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल्स में भी कई बार कर लिया है. थैंक यू. आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.